नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लाए हैं सल्तनत कालीन का विस्तार। और सल्तनत कालीन का विस्तार दिल्ली सल्तनत का विस्तार बलबन के पश्चात किन परिस्थितियों में होता है। सबसे पहली बात तो एक चीज़ ये हमें समझ लेनी चाहिए कि भारत का जो मध्यकालीन इतिहास रहा है, और भारत का ही नहीं पूरे विश्व में जब साम्राज्यवादी व्यवस्था चल रही थी, तो उस समय का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही अनिश्चितताओं का रहा है। उसमें कब राजा बदल जाएगा ये श्योर नहीं होता था, क्योंकि षड्यंत्र और शक्ति इतना जटिल थी कि षड्यंत्र करने में लोगों को देर नहीं लगती थी, विश्वास पात्र और विश्वास खोने में देर नहीं लगती थी। तो बलबन जिसने एक ऐसा शक्तिशाली राज्य स्थापित किया, सुल्तान के पद को दैवीय या ईश्वरीय बनाया, तो उसके रहते तो ठीक रहा, लेकिन उसकी मृत्यु के तुरंत बाद ये सारी चीज़ें, उसकी व्यवस्था भी धीरे-धीरे उसके साथ समाप्त हो गई। और बलबन ने बहुत कुछ किया था। सुल्तान के पद को बहुत प्रतिष्ठित बनाया था, दरबार को बहुत ही अनुशासित बनाया था। यहाँ तक कि वो खुद भी अनुशासित रहता था और एक आदर्श प्रस्तुत करता था। यहाँ तक कि दरबार में वो यूनिफ़ॉर्म भी निर्धारित की थी। तो इतना अनुशासित, बेहद अनुशासित रहता था। और इसके साथ उसने दरबारियों को भी बहुत सारे नियमों में बांध रखे थे। लेकिन ये चीज़ें सब उसके समय तक चलती रहीं। जैसे ही वो खत्म होता है, तो ये तुर्क और खिलजी, अब बात करेंगे हम। खिलजी एक नया शब्द आ गया। अफ़गानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है खल्ज, और अफ़गानी भाषा में उसको गर्म जगह है, इसलिए उसको खल्ज कहते हैं। तो खल्ज से वहाँ के जो ये निवासी थे, रहने वाले थे, यहाँ पर आए और खलजी अपने आप को उस जगह का रहने वाले के कारण खलजी या खिलजी टाइटल दिया। तो ऐसे वहाँ के जो निवासी आए हुए, तो वो खलजी या खिलजी कहलाए, और यहाँ पर आए तो इन्होंने खिलजी टाइटल रखा, और इस तरह खिलजी वंश की यहाँ पर स्थापना होती है। तो बलबन की डेथ के बाद जो संघर्ष शुरू होता है, वो तुर्क और खलजी या खिलजी सरदारों में संघर्ष शुरू हो जाता है। तो उसमें भारी पड़ जाते हैं खिलजी सरदार, और या उलेमा वर्ग जो भी समर्थन देते हैं तो खिलजी सरदारों को। यानी षड्यंत्र, कूटनीति और शक्ति प्रदर्शन में खिलजी ज़्यादा प्रभावशाली साबित होते हैं, और तुर्क सरदारों को पीछे हटना पड़ता है, और सत्ता आ जाती है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के हाथों में। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे, ये साहब बहुत ज़्यादा कट्टर नहीं रहे। ये बहुत मानवीय दृष्टिकोण से बहुत अच्छा व्यक्ति था। एक आध काम इसने किया, सहिष्णुता का परिचय दिया। जो कठोर वाली नीति थी बलबन के समय में, उसको इन्होंने त्याग दिया, अतिवाद इन्होंने छोड़ा, और उदार शासक बना। नियमों में ज़्यादातर जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मानवीय दृष्टिकोण को बहुत ध्यान में रखा। इन्होंने एक सुल्तान जैसा पद जो बलबन ने स्थापित किया था, उसके जस्ट अपोजिट कर दिया, एक साधारण पद रख दिया, और साधारण पद बना दिया अपने कामों से। क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया कि जो भी डिसीजन या जो भी निर्णय होता था, तो ये मानवीय दृष्टिकोण सबसे पहले रखते थे। तो इससे इनकी जो पहले की जो कठोरता थी वो खत्म हो गई। तो उसने दंड, जहाँ तक कि दंड के नियमों में भी मानवीय दृष्टिकोणों को नहीं छोड़ा। वहाँ भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाया, जैसा कि आज मानवीय दृष्टिकोण रखे जाते हैं, वो एक ह्यूमन राइट्स अलग चीज़ है। तो सेम उन्होंने भी उस समय ऐसा किया। ये उनकी अपनी पर्सनल सोच थी, उसके क्या प्रभाव रहे वो तो बात देखेंगे बाद में। उनके साथ विश्वासघात हुआ, उनकी हत्या हुई, और इसके परिणाम बहुत दूरगामी अच्छे नहीं रहे, उनके लिए नहीं रहे। लेकिन ये उन्होंने साहस किया कि कठोर नीति को छोड़ के ऐसा हुआ। जल्दी ही इनका एक भतीजा था, और जो कड़ा और अवध दोनों का इक्तादार था। वही इक्तादार प्रांतीय स्टेट जो होते थे उस समय के, इक्ता की व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू की थी, तो वो व्यवस्था अभी भी चल रही थी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।
तो कड़ा आज के समय में हम कड़ा कहाँ समझेंगे या जानेंगे, तो उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी एक जनपद है, तो कौशाम्बी के आसपास का जो एरिया था वो कड़ा माना जाता था। अवध अवध का क्षेत्र, ये अवध प्रांत जो लखनऊ और आसपास के इलाका, तो ये कड़ा का सूबेदार था, इक़्तिदार था, और रक्षा मंत्री भी था साथ में। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सेना में ये रक्षा मंत्री था। इसने क्या किया, देवगिरी में तब सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान थे दिल्ली के, लेकिन ये सेनापति था, तो इसने दक्षिण में देवगिरी पर हमला किया और इसकी अनुमति नहीं ली, जलालुद्दीन खिलजी से अनुमति नहीं ली, और बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति था, शक्तिशाली था, तो देवगिरी में हमला किया और वहां से बहुत सारी अपार धन संपत्ति लूट के लाया और कड़ा मानिक पर वापस फिर आ गया कड़ा। तो इस बात की जानकारी जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मिली, तो वो बिना कोई सूचना दिए भतीजे से मिलने के लिए कड़ा पहुंचता है। और कड़ा में होता क्या है, उसके साथ विश्वासघात हो जाता है। उसके भतीजे ने ही राज्य की सत्ता पाने के लालच में या सुल्तान की ऐसी नीतियों से, जिस प्रकार की वो लचीली नीतियां बनाई थी और जिस लचीली नीतियों के तहत शासन सत्ता चला रहे थे, तो इस नीतियों से भी शायद असंतुष्ट हो सकता है, क्योंकि उसका विचार अलग था। तो शक्तिशाली शासक के रूप में एक उभर के आया और जैसे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की वहां पर कड़ा में हत्या कर देता है और वहीं से अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। तो ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं, ये 1290 ईस्वी में, जहां से गुलाम वंश का पतन होता है, बलबन के बाद गुलाम वंश खत्म हो जाता है, तो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी, 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी का जो कार्यकाल है वो लगभग है, बहुत लंबा कार्यकाल तो नहीं, 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश पूरा चलता है। लेकिन ये जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का जो कार्यकाल है वो मात्र 3 वर्ष का रहता है। ये 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी, 3 नहीं 6 वर्ष तक रहता है। इनका कार्यकाल रहता है 6 वर्ष, 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी, यानी 6 वर्ष तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कार्यकाल रहता है। और इनका कार्यकाल बस 2 ही 3 चीजों के लिए प्रसिद्ध रहा है। एक तो इन्होंने लचीला शासन चलाया, तो उस लचीले शासन का परिणाम इनको खुद आगे मिला और जल्द ही इनका शासन खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, इनका भतीजा, साथ में इनका दामाद भी, क्योंकि इनकी बेटी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की पुत्री से इसकी शादी भी हुई। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में इसकी हत्या करके, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या करके गद्दी पर बैठता है और दिल्ली का सुल्तान बनता है। तब तक अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी 1296 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने दौलताबाद यानी दक्षिण तक अटैक करके दक्षिण भारत तक को भी अपने में समेट लिया था, सती के अधीन कर लिया था, सती के। और इनका कार्यकाल अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 ईस्वी, यानी लगभग 20 वर्ष का शासनकाल रहा, वो लंबा शासनकाल इसका रहा। तो इसने दक्षिण में और आसपास के इलाकों को भी जीता, गुजरात जीता, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी, ये सब राजपूताना जो राज्य थे, जहां राजपूतों का शासन था, उन सबको जीत लिया। उसके कई कारण हो सकते हैं, या तो राजपूत एकता में नहीं थे, या अक्षम रहे, या युद्ध कौशल नहीं डेवलप कर पाए। कोई ना कोई कारण तो रहे कि इस तरह गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी, इन सब राजपूत घरानों पे आक्रमण होते रहे और इनके छोटे छोटे रजवाड़े एकदम खत्म होते चले गए। और आगे जब ये सेनापति था, तभी सेनापति के समय ही इसने देवगिरी में और तेलंगाना में, होयसल में इन्हें जीत लिया था। तो इसके जो सेनापति था मलिक काफूर, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उसने एक सेनापति के रूप में बहुत अच्छा काम किया। तो अलाउद्दीन का जो शासनकाल रहा वो बहुत ही कठोर शासन रहा। सबसे पहली बात तो उसका साम्राज्य बड़ा रहा। साम्राज्य बड़ा होने के
कारण ही उसके पास सेना की व्यवस्था ज़्यादा करनी पड़ी और सेना की व्यवस्था करने के लिए इन्होंने बाज़ार को नियंत्रित किया। ये बहुत बड़ी बात थी। उस समय एक अद्भुत बात थी कि इसका माइंड इतना अच्छा चलता था, अच्छा सोच रहा था, साम्राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए, सेना को सुव्यवस्थित करने के लिए नगद वेतन दिया, बाज़ार को नियंत्रित किया, जिससे जितना वेतन ये देते थे, उतने वेतन में सैनिक का भरण-पोषण हो सके और वो हमेशा जो है राज्य की अ, एकता और अखंडता को बनाए रखने में तैयार रहे। तो इसलिए इन्होंने बाज़ार को नियंत्रित किया। दूसरी बात, सैनिक का हुलिया रखना, यानी इसके समय में एक नई प्रथा चालू की कि जो भी सेना में भर्ती होगा, उसकी सैनिक सैनिक का हुलिया रखा जाएगा और सैनिक का ही नहीं, लंबा है कि चौड़ा है, गोरा है कि काला है, शरीर में कोई निशान, इस तरह का हुलिया लिखने की परंपरा उस समय चली कि ठीक से पहचान की जा सके कि ये व्यक्ति ही है, अमुक व्यक्ति यही है। इसकी पहचान करने के लिए उन्होंने ये परंपरा चलाई। दूसरी, घुड़सवार सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए और जिसके पास घोड़ा और लड़ने में ठीक-ठाक था, शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट था, तो सेना में भर्ती कर लिया जाता था और बार-बार कोई एक ही घोड़े को पेश ना करे या ना कर पाए, तो घोड़े को दागने की परंपरा, एक तरफ सैनिकों का हुलिया, दूसरी तरफ घोड़ों का भी दागने की परंपरा डाली प्रथा कि घोड़ों को एक बार दाग दिया तो पता चल गया कि हाँ, ये नंबरिंग हो, जो भी हो, जैसे भी हो, निशान बन गया कि हाँ, ये शामिल हो चुका है सेना में। अब इसको दोबारा आप नहीं दिखा सकते हैं कि नहीं, ये घोड़ा या इसका ये सैनिक है और ये घोड़े के घुड़सवार तैयार है। तो इस तरह इन 2 चीज़ों से पता चला, फ्रॉड को रोकने के लिए सैनिक का हुलिया लिखवाया और घोड़े को दागने की प्रथा। बाज़ार को नियंत्रित किया, समुचित व्यवस्था में या जितना धन देता था सैनिक को, उतने में ही उनका भरण-पोषण हो सके और राज्य की निष्ठा के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। तीसरी चीज़ की कि ये सब करने के बाद भी वेतन भी नकद दिया। पहले, इसके पहले भी था क्या, जागीर दे दी जाती थी या उसको किसी कहीं का इक्तादार बना दिया गया और या कहीं का परगना अधिकारी बना दिया गया और उसको जो है वहाँ के टैक्स वसूल करके अपनी आय से, वहाँ के टैक्स से अपना खर्च चलाए और राजा को भी टैक्स दे, ऐसी व्यवस्था। लेकिन इसने जो है शक्ति का केंद्रीकरण किया। एक वास्तविक शासक का जो नेचर होता है वो इसमें दिखाई पड़ता है। सैनिक को रखना, सैनिकों की हुलिया की व्यवस्था करना, हुलिया रखना और घुड़सवारों को दागना, बाज़ार को नियंत्रित करना, ये पहला एग्ज़ाम्पल मिलता है। अभी तक के इतिहास में इस तरह का कोई विवरण नहीं है और ना ही कोई साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो सैनिक शासन या सैनिकों के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है। फिर इसके बाद जो भी अभी आए, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ऐसी व्यवस्था नहीं दे पाए। इल्तुतमिश भी ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए और इल्तुतमिश के बाद रज़िया सुल्ताना का कार्यकाल बहुत ही कम रहा। इसके बाद अनिश्चितता का दौर आता है कुछ समय के लिए और फिर इसके बाद आते हैं बलबन। बलबन भी ऐसी कोई, हालाँकि उन्होंने सत्ता को या सुल्तान के पद को बहुत ही कठोर बनाया और एक दैवीय शक्ति का प्रतिनिधि के रूप में सुल्तान को पेश किया, लेकिन वो भी ये सब नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु के बाद ये सब हो गया, धराशायी हो गया। लेकिन खिलजी वंश में 2 शासक हुए और 2 शासकों में एक बहुत ही कम प्रभावशाली रहा और अल्पकाल में शासन उसका समाप्त हो गया, यानी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसका शासनकाल 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी, यानी कि मात्र 6 वर्ष का था। वो एक सहिष्णु व्यक्ति उदारवादी शासन व्यवस्था चलाना चाहता था, जो नहीं चला पाया ज़्यादा समय तक। लेकिन दूसरी तरफ उसका भतीजा उसकी नीतियों से शायद असंतुष्ट था या महत्वाकांक्षी था या बहादुर था या एक कुशल शासक बना और उसने एक बड़े साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य का विस्तार इससे पता चलता है कि इनकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। ये बहुत बड़ी संख्या थी उस समय। तो ये सैनिक सुधार में एक बहुत बड़ा शुरुआत माना जाता है कि मीलस्टोन, यानी मील का पत्थर माना जाता है कि भारतीय इतिहास में एक परंपरा ऐसे चली कि इससे ये पता चला कि कैसे राज्य को और अच्छा सुव्यवस्थित किया जा सकता है। इसके बाद हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे इनके बाजार नियंत्रण के बारे में बात कर चुके और सैनिकों का हुलिया लिखवाने के विषय में बात कर चुके। ये सारी चीज़ें की चर्चा कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम शायद बात करेंगे इसके तुगलक वंश। तुगलक वंश में भी बहुत सारे शासक नहीं हुए हैं, लगभग 2-3 शासक होते हैं तुगलक वंश में और उसमें भी मोहम्मद बिन तुगलक ज़्यादा फेमस रहते हैं और वो ऐसे काम करते हैं जिस वजह से फेमस रहते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और
वीडियो को सुनने वालों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।